जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर है इनकम फ्रॉम बिजनेस का, जिसमें जो इम्पोर्टेंट दो पॉइंट्स हमारे रह गए हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस के वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो है स्पेकुलेशन बिजनेस, कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, उस पर हम किस तरह से इनकम कैलकुलेट करते हैं, एंड उसके ऊपर जो हमें जो टैक्स लॉस जो लॉसेज आ रहे होते हैं उन लॉसेज का टैक्स में क्या ट्रीटमेंट है। एंड फिर हमारा एक जो पोर्शन है ये हमारा चैप्टर 7-8 में तो नहीं गिवन, लेकिन आप जो चैप्टर 4 है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सेशन, उसके अंदर आपका मिनिमम टैक्स का एक कॉन्सेप्ट गिवन है जो आपका लिंक करता है बिजनेस से। हम वो भी आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये बच्चों को, कैफ लेवल के बच्चों को, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने देखा है, ये थोड़ा मुश्किल लगते हैं, समझ नहीं आते। हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह इसको काफ़ी आसान बनाकर समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। और हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि मैंने इनको किस तरह से करना है या सॉल्व करना है। ठीक है जी, पहले देखते हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है, बाद में पढ़ेंगे। पहले आपको मैं सादा अल्फाज में अपनी वर्डिंग में बता दूं एक्चुअली में बिजनेस क्या होता है, कि जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं कमोडिटीज को और फिर उसको हम सेल कर रहे होते हैं। ठीक है, वहां पर एक्चुअली में क्या हो रही होती है, हम परचेज करते हैं, हमें कमोडिटी, हमें गुड्स क्या हो जाते हैं, डिलीवर होती हैं, हम रिसीव करते हैं, फिर हम कस्टमर को सेल करते हैं, एंड जब हम सेल करते हैं उससे पेमेंट लेते हैं, एंड हम रिस्क एंड रिवार्ड्स ट्रांसफर कर देते हैं, मींस हम गुड उसको डिलीवर कर देते हैं। ऐसा बिजनेस उसको वो हमारा क्या होता है, नॉर्मल बिजनेस होता है। अब स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होता है, ऐसा बिजनेस जिसमें सेल एंड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा हो, ठीक है, लेकिन उस कमोडिटी की एक्चुअल डिलीवरी ना हो रही हो। ठीक है ना, आपका जो है सेल एंड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट तो हो रहा हो, बट उसमें एक्चुअल डिलीवरी ना हो, डिलीवरी के बगैर ही क्या हो जाए, फाइनल सेटलमेट हो जाए। ठीक है, मैं कहता हूं कि आज की डेट पर मैं कहता हूं कि जनाब, मैं मिस्टर ए से, आज क्या डेट है, 27 जनवरी है, मैं कहता हूं कि मिस्टर ए, मैं आपसे 31 जनवरी को 50,000 रुपए का ये लैपटॉप ले लूंगा। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है ना, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब जब 31 जनवरी होती है, 31 जनवरी पर मैं कहता हूं जनाब, अब 31 जनवरी पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो सॉरी वो लैपटॉप है, उसकी जो मार्केट प्राइस हो गई है वो हो गई है 60,000 रुपए, 70,000 रुपए। लेट्स सपोज हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 50,000 रुपए का। जब कॉन्ट्रैक्ट डेट आई, 31 जनवरी आई, उस डेट पर उसकी मार्केट वैल्यू होगी 70,000 रुपए। अब मैंने तो लेना है 50,000 रुपए का, अब मुझे यहां पर क्या आया है, गेन आया है 20,000 रुपए का, प्रॉफिट आया है। अब यहां पर डिसीजन होना है कि मैं उससे वो लैपटॉप की डिलीवरी लेता हूं या नहीं लेता। हम पहले कहते हैं कि मैं लैपटॉप की डिलीवरी नहीं लेता। मैं मिस्टर ए को कहता हूं कि मिस्टर ए, आप क्योंकि 50,000 का मैंने लेना है, ठीक है, और मार्केट प्राइस है 70,000 रुपए, आप ऐसा करें, मुझे 20,000 रुपए दे दें, ठीक है, जो गेन बनता है, तो हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल सेटलमेंट हो जाएगी। 20,000 रुपए उसने मुझे दे दिया और हमारी सेटलमेंट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट क्लोज। अब यहां पर मुझे गेन आया है इस कॉन्ट्रैक्ट से, सेल के परचेज के कॉन्ट्रैक्ट से क्या आया है, गेन आया है 20,000 रुपए का। किस तरह गेन आया है कि इसमें जो कमोडिटी है उसकी डिलीवरी नहीं हुई, तो ये मेरा क्या है, स्पेकुलेशन गेन है, स्पेकुलेशन बिजनेस है। अब अगर 31 जनवरी को मैं उसको 50,000 रुपए देकर लैपटॉप ले लेता, ठीक है, एंड फिर मार्केट में वो लैपटॉप 70,000 का बेच देता, और वो लैपटॉप जो है मैं किसी जो कस्टमर को बेचता, उसको मैं वो डिलीवर कर देता, हैंड ओवर कर देता। अब यहां पर भी गेन 20,000 का ही आया है, लेकिन यहां पर जो कमोडिटी है, जो वो गुड है, वो क्या हुई है, डिलीवर हुई है, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नॉर्मल बिजनेस बन जाएगा, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। पहली, स्पेकुलेशन बिजनेस मीन्स any business in which a contract for the purchase and sale of any commodity, ठीक है, is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of the commodity। ठीक है, कि कोई भी कमोडिटी है उसकी आप सेल परचेज कर रहे हैं,
ठीक है, एंड आप क्या कर देते हैं, उसको एक्चुअल डिलीवरी नहीं होती, ठीक है, एक्चुअल डिलीवरी के बगैर ही सेटलमेंट कर देते हैं, तो आपको वहां पर क्या आता है, जो गेन या लॉस आएगा वो आपका स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन या लॉस होगा। इसकी आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी कैपिटल गेन के अंदर, वो थी शेयर्स के रिलेटेड, ठीक है ना, तो वो वहां पर फॉलो करते हैं। यहां पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कुछ जहां पर उन्होंने बताया है कि एनी कमोडिटी, आगे उन्होंने बता दिया बट डज नॉट इंक्लूड ए बिजनेस इन विच, आगे उन्होंने क्या बता दिया, एक्सेप्शन बता दिए। उन्होंने बताया है कि ये जो तीन चीजें हैं बेशक इनमें फिजिकल डिलीवरी ना भी हो, बाय नेचर स्पेकुलेशन हो, लेकिन ये फिर भी क्या होंगी, स्पेकुलेशन बिजनेस नहीं होगा, नॉर्मल में फॉल करेगा या किसी और में फॉल करेगा, ठीक है। अब पहली क्या एक्सेप्शन है, वो है कि अगर एक बिजनेस है, मैन्युफैक्चरर है या रिटेलर है, ठीक है, मैं पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरर की। अब मैन्युफैक्चरर ने क्या करना होता है, रॉ मटेरियल परचेज करता है अपनी, वो उसको प्रोडक्शन में प्रोसेस करता है, फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, फिर मार्केट में सेल करता है। अगर कोई मैन्युफैक्चरर फ्यूचर जो प्राइस है, प्राइस में जो इंक्रीज होना है, उस फ्लक्चुएशन से अपने लॉस को कवर करने के लिए पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि जनाब आज की प्राइस पर मैं 20 दिन बाद आपसे ये मटेरियल परचेज करूंगा, ठीक है। तो उस केस में जो अगर फ्यूचर में जाकर उस डेट पर जाकर वो विदाउट डिलीवरी कि फाइनल डिलीवरी से पहले ही, मतलब विदाउट डिलीवरी क्या कर लेता है, वो सेटलमेंट कर लेता है, तो उस केस में जो वो गेन या लॉस होगा वो स्पेकुलेशन गेन या लॉस नहीं होगा, बल्कि नॉन स्पेकुलेशन गेन या लॉस होगा, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट in respect of raw material or merchandise is entered into by a person in the course of a manufacturing or mercantile business, मीन जो हमारे ट्रेडर होते हैं, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस, ठीक है, टू गार्ड अगेंस्ट लॉस, यहां पर रीजन बता रहे हैं, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा होता है कि एक मर्चेंडाइजर ही है, एक मैन्युफैक्चरर ही है, लेकिन वो अगर वो स्पेकुलेशन कर रहा है टू गेन बेनिफिट, टू गेन प्रॉफिट, तो फिर वो इसमें फॉल नहीं करेगा। ये तभी फॉल करेगा अगर वो फ्यूचर में लॉस को गार्ड करने के लिए, फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस की वजह से, तो तब ही वो यहां पर फॉल करेगा थ्रू फ्यूचर प्राइस फ्लक्चुएशंस। अब यहां पर पर्पस बता रहा है कि पर्पस क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द पर्सन्स अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, मीन मैंने पहले कोई कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, मैं जो मैंने 25 दिन के बाद, 30 दिन के बाद एक मैंने फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करनी है, ठीक है, तो मैंने अपने पास प्लानिंग बनाई, बजटिंग की हुई कि मैंने इस दिन पर इतनी चीजें बनानी है, तो मुझे उसके लिए रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा क्योंकि मैंने फाइनल डिलीवरी करनी है। तो अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए मैं कोई स्पेकुलेशन वाला कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं, तो उस केस में जो मुझे लॉस या गेन होगा वो मेरा स्पेकुलेशन गेन लॉस नहीं होगा, बल्कि नॉन स्पेकुलेशन में फॉल करेगा, ऑर्डिनरी बिजनेस में फॉल करेगा, ठीक है। ये थी मेरी पहली एक्सेप्शन। अब हम देखते हैं कि हमारी दूसरी एक्सेप्शन क्या है। हमारी शेयर्स कि जो हम शेयर्स परचेज करते हैं, जो सेल करते हैं, हमने आपका जो ये चैप्टर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, जी कैपिटल गेन के अंदर हमने जब पढ़ी थी सिक्योरिटीज, तो सिक्योरिटीज में हमने डिस्कस किया था कि ये जो आपके हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये तो आपके हो गए नॉन स्पेकुलेशन में आ जाएंगे। जो हैं कैश सेटल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें डिलीवरी नहीं होती, लेकिन आपकी क्या होते हैं, विद कैश क्या कर देते हैं, सेटलमेंट कर देते हैं। आपको ये मैंने कैपिटल गेन में आपको समझाया था, बताया था। जो कैश सेटल्ड शेयर्स वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, वो भी आप, क्योंकि जो गेन आप पर आएगा वो आपका फॉल करेगा कैपिटल गेन के अंदर, ठीक है। तो इसलिए उन पर जो आपको गेन आ रहा होगा होंगे बेशक वो स्पेकुलेशन नेचर के, आपको मैंने पहले बताया था। यहां पर मैं आपको एग्जांपल अगर दोबारा बता दूं, शायद मैंने यहां पर आपको बताया था जब हमने कैपिटल गेन को डिस्कस किया था, सिक्योरिटीज वाला पोर्शन, सिक्योरिटीज मिल जाए, जी ये मैंने बताया था
कैश सेटलमेंट होनी है कि नहीं होनी। ठीक है, कि यहां पर हमारा क्या था, प्राइस थी 50, 5 जनवरी को मैंने क्या किया, एग्रीमेंट किया। ठीक है, ये मैं 31 जनवरी को किसी भी कंपनी के शेयर 70 रुपए में परचेज करूंगा, मीन मैपल लीफ के। अब 31 जनवरी को उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है एक्चुअल वो 60 रुपए की है। ठीक है, मैंने बाय करने 70 रुपए के। अब यहां पर मुझे कितने का लॉस आ रहा है, 10 रुपए का लॉस आ रहा है। मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं उनको परचेज कर लूं या 10 रुपए देकर फाइनल सेटलमेंट कर लूं। ठीक है जी, विदाउट डिलीवरी। अगर डिलीवरी करके मैं परचेज कर लेता हूं तो वो चला जाएगा डिलीवरेबल फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मैं विदाउट डिलीवरी सेटलमेंट कर देता हूं तो मेरा बन जाएगा कैश सेटलमेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो 10 रुपए का लॉस आया है जहां पर, ये कहां पर फॉल करेगा, कैपिटल गेन में फॉल करेगा। तो जो आपके शेयर्स होते हैं, जो अगर शेयर्स में अगर आप ट्रीट कर रहे हैं, अगर आप कोई कर रहे हैं फ्यूचर सेटलमेंट कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, तो उस पर जो गेन लॉस आपको आता है वो आपका फॉल करता है कैपिटल गेन के अंदर, ना कि बिजनेस के अंदर। ठीक है, जो थर्ड एक्सेप्शन है ये जस्ट आपने पढ़ लेनी है, ये अब प्रैक्टिकल नहीं है। जब आपका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नहीं था बल्कि लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज नाम थी, जब आपके 3 स्टॉक एक्सचेंज थे तो उस केस में ये चीज़ होती थी। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आपके क्वेश्चन में भी टेस्ट नहीं होगी। जस्ट आपने ये एक्सेप्शन जो है प्रोविजन को क्रैम कर लेना है, इसको अंडरस्टैंड करने की भी जरूरत नहीं है। अब स्पेकुलेशन बिजनेस की टैक्सेशन के बारे में वो क्या कहता है कि टैक्स में आपने किस तरह से स्पेकुलेशन बिजनेस पर जो गेन है या टैक्सेबल इनकम है किस तरह से कैलकुलेट करनी है। लॉ कहता है कि आपने इनकम फ्रॉम बिजनेस को 2 हेड्स में डिवाइड कर देना है, स्पेकुलेशन बिजनेस एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस। नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस वो है जो हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, जो हम सारा पढ़ चुके हैं, एंड स्पेकुलेशन बिजनेस जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जब भी हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं। तो लॉ कहता है कि आपने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है बिजनेस इनकम को, स्पेकुलेशन बिजनेस सेपरेट एंड नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस गेन लॉस जो आपको आएगी, इनकम आएगी वो सेपरेट। दैट बिजनेस शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। ठीक है, मीन नॉन स्पेकुलेशन एंड स्पेकुलेशन दोनों डिफरेंट कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है, ठीक है, एक है कि एक्सपेंस आपको दोनों में, एक है कि उन्होंने बता दिया, आपको पता है कि ये जो मेरा एक्सपेंस इनकर हुआ है, ये हुआ है स्पेसिफिकली स्पेशली स्पेकुलेशन बिजनेस को से गेन अर्न करने के लिए, फिर तो आप उसको उसी के अगेंस्ट क्या करें, डिडक्ट करेंगे। अगर एक का आपको जो एक्सपेंस हुआ है, जो कॉमन एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, तो उस एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, उसकी अपॉर्चमेंट करेंगे दोनों के अगेंस्ट, स्पेकुलेशन के अगेंस्ट भी एंड नॉन स्पेकुलेशन के अगेंस्ट भी। अब मैंने आपका एक पास पेपर खोला हुआ है जहां पर ये क्वेश्चन टेस्ट हुआ है, मैं उसको यहाँ पे आपको बताता हूँ, हम इसको करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए इसको हमने किस तरह से करना है। ठीक है, any profit and gains arising from the speculation business for a tax year computed in accordance with this part shall be included in the person's income chargeable to tax under the head income from business। अब बताएं यहां पर जी इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम डिस्कस करें स्पेकुलेशन। वो कहता है कि आपका एक बिजनेस है स्पेकुलेशन बिजनेस, एंड आपका एक है नॉन स्पेकुलेशन, फिर आपकी बन जाएगा टोटल। वो कहता है कि आपने दोनों की सेपरेट वर्किंग करनी है। रेवेन्यू 80,000, इसके रेट्स वो 50,000। ठीक है, आपकी जो वहां पर आपकी कॉस्ट आएगी, एक्सपेंडिचर में कह देता हूं यहां पर, वो आपका आया 40,000 इसका आया, एंड आपका इसका आया 30,000, एंड आपकी यहां पे क्या आ जाएगी इनकम। तो कहते जब आपने दोनों की इनकम कैलकुलेट कर लेनी है अपने अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो आपने जब दोनों की कैलकुलेट करने के बाद जो इनकम फ्रॉम बिजनेस जो आपने कहना है कि मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है, दोनों को सम करने के बाद जो आपकी टोटल बन रही होगी वो आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है, ये था इस पॉइंट का मतलब।
जी अब हम जाते हैं लॉस ऑन स्पेक्यूलेशन बिजनेस। ये इसका ट्रीटमेंट क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, हम यहां पर भी डिस्कस करते हैं। एनी लॉस ऑफ द पर्सन अराइजिंग फ्रॉम द स्पेकुलेशन बिजनेस सस्टेन्ड फॉर ए टैक्स ईयर shall be set off only against the income of the person from any other speculation business of the person chargeable to tax for that tax year। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा सिर्फ एक ही स्पेकुलेशन बिजनेस है, ठीक है, उससे अगर मुझे कोई लॉस आया है तो वो मैं उसको इस साल किसी और हेड के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं कर सकता। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के गेन के अगेंस्ट ही, इनकम के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। अगर एडजस्ट ना हुआ इस साल तो वो नेक्स्ट 6 इयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अब हम यहां बनाते हैं केस 1, केस 2, केस 3। यहां पर क्या है, गेन। जो मुझे केस 1 में स्पेकुलेशन बिजनेस का मेरा गेन आया 50,000 का, ठीक है, 5 लाख का, एंड नॉन स्पेकुलेशन में जो इनकम थी वो मेरी थी 1 मिलियन। टोटल मेरी इनकम बन गई केस 1 के अंदर 15 लाख रुपए, कोई मसला नहीं। केस 2 में मुझे स्पेकुलेशन बिजनेस पर जो आया लॉस आया 2 लाख रुपए का, ठीक है, एंड मुझे यहां पर गेन आया 8 लाख रुपए का। अब यहां पर जो केस 1 में मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस है वो कितनी होगी, 15 लाख, दोनों को ऐड करके जैसे यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद जो सम बनेगा टोटल वो आपकी होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब केस 2 में स्पेकुलेशन बिजनेस पर मुझे आ गया लॉस 2 लाख का, नॉन स्पेकुलेशन पर मुझे गेन आ गया 8 लाख का। अगर हम केस 1 को देखने के बाद हमारे माइंड में आना चाहिए कि यार जब दोनों को गेन आ रहा है, दोनों को ऐड करके मैं कह रहा हूं इनकम फ्रॉम बिजनेस, लेकिन जब स्पेकुलेशन पर मुझे लॉस आ रहा है एंड नॉन स्पेकुलेशन पर मुझे गेन आ रहा है तो मुझे दोनों को नेट करना चाहिए, लेकिन लॉ मुझे मना कर रहा है। लॉ कह रहा है कि इस साल, ये टैक्स ईयर 2022 है, ठीक है ना, इस साल जिस साल आपको स्पेकुलेशन बिजनेस पर लॉस आता है, अगर उस साल आपका कोई और बिजनेस है स्पेकुलेशन बिजनेस, ठीक है ना, जिस पर आपको गेन आ जाए उसी साल में, तो आप उसके अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट आप एडजस्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर केस 2 में मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी बनेगी जी, 8 लाख बनेगी जी। ये जो 2 लाख, ये वाला 2 लाख है, ठीक है, ये स्पेकुलेशन लॉस सिक्स ईयर्स, ठीक है, ये लिखा हुआ आगे। इफ ए स्पेकुलेशन लॉस सस्टेन्ड बाय ए पर्सन फॉर टैक्स ईयर इज नॉट होली सेट ऑफ, then the amount of the loss not set off shall be carried forward to the following tax year and applies against the income of any speculation business of the person in that tax year and so on, but no speculation loss shall be carried forward to more than 6 years immediately succeeding the tax year for which, ठीक है, कि मतलब ये हुआ कि अगर उस साल में वो लॉस एडजस्ट नहीं होता तो वो नेक्स्ट 6 ईयर के लिए क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। यहां पर मैं कॉलम ऐड करता हूं, ये मेरा स्पेकुलेशन बिजनेस 1, मैं कहता हूं कि मेरे क्या थे, 2 स्पेकुलेशन बिजनेस थे, ठीक है जी। पहले साल में मुझे दोनों पर आ गया गेन 5 लाख का, इस पे 4 लाख का, ठीक है, तो मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस बन गई 5 लाख प्लस 4 लाख प्लस टोटल बन गई 19 लाख रुपए। अब दूसरे केस में मुझे स्पेकुलेशन बिजनेस पर 1 पर क्या आ गया, गेन लॉस आ गया 2 लाख का, एंड स्पेकुलेशन बिजनेस 2 पर मुझे गेन आया 1,50,000 रुपए का, ठीक है, एंड नॉन स्पेकुलेशन पर मुझे जो लॉस गेन आया वो कितना आया, 8 लाख का आया। अब इस केस में ये दोनों आपस में नेट ऑफ हो जाएंगे, नेट ऑफ होने के बाद 50,000 का लॉस अभी भी बाकी है, ठीक है, केस 2 में, केस 2
जो 50,000 का लॉस है ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। जो 50,000 का लॉस बच जाता है वो हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। जो क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो स्पेकुलेशन लॉस है वो सिर्फ एडजस्ट हो सकता है स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट, जो वो लॉस हमारा एडजस्ट नहीं हो सकता नॉन स्पेकुलेशन गेन के अगेंस्ट। तो हमारी जो नॉन स्पेकुलेशन जो हमारी इनकम है, जो हमारी केस 2 में टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी वो फिर भी क्या रहेगी, 8 लाख ही रहेगी। अब मैं थोड़ा कुछ चेंज करता हूं, मैं कहता हूं कि जो मेरा यहाँ पर स्पेकुलेशन बिजनेस 2 है उस पर मुझे जो गेन आया है 2,50,000 का है, ठीक है। यहां पर 2 लाख लॉस एडजस्ट हो गया 2 लाख के अगेंस्ट, 50,000 और भी बचता है तो ये मेरा 2 लाख 8 लाख प्लस 50,000 जो बच गया, मेरी जो इनकम होगी वो कितनी हो जाएगी, 8,50,000 हो जाएगी। अब हम जाते हैं स्पेकुलेशन बिजनेस केस 3 के अंदर। मैं कहता हूं मुझे यहां पर गेन आया 5 लाख का, ठीक है, स्पेकुलेशन बिजनेस 1 में। मुझे स्पेकुलेशन बिजनेस 2 में मेरा जो गेन आया वो आया 4 लाख का। लेकिन नॉन स्पेकुलेशन के अंदर मुझे कितना आ गया, लॉस आ गया 8 लाख का, ठीक है। अब यहां पर समझने वाली बात है, स्पेकुलेशन लॉस सिर्फ स्पेकुलेशन बिजनेस के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है जो भी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन नॉन स्पेकुलेशन बिजनेस पर लॉस आप स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि नॉन स्पेकुलेशन का लॉस आप स्पेकुलेशन के गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पर जो मेरा टैक्स टोटल इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी 5 लाख प्लस 4 लाख टोटल स्पेकुलेशन गेन। अब यहां पे मुझे नॉन स्पेकुलेशन पे क्या आ गया, लॉस आ गया है, उसको मैं स्पेकुलेशन के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकता हूं। तो यहां पर मेरी बन गई इनकम फ्रॉम बिजनेस 1 लाख रुपए। क्लियर। अब मैं कहता हूं मुझे यहां पर गेन आया था 1 मिलियन का, सॉरी लॉस आया था 1 मिलियन का। अब यहां पर 1 लाख जो बच गया है, ठीक है, जो मेरा ये कौन सा लॉस है, 9 लाख तो हो गया एडजस्ट, कौन सा वाला मैंने एडजस्टमेंट की, नॉन स्पेकुलेशन वाली, ठीक है। तो यहां पर जो मेरा जो 1 लाख का लॉस रह गया है ये कैरी फॉरवर्ड होगा फॉर 6 years, ठीक है। क्लियर जी। ये हमारा जो हम ये पढ़ेंगे, जो हमारा नॉर्मल बिजनेस का लॉस है उसका ट्रीटमेंट क्या होने हम चैप्टर 11 में डिस्कस करेंगे। ये बात क्लियर, हमने सारा कर लिया। अब हम पास पेपर करते हैं, इससे हमारा जो स्पेकुलेशन बिजनेस का गेन लॉस है वो हमारा सारा क्लियर हो जाएगा जी। जमील एंड कंपनी is the sole trader of a branded tea in Pakistan. In addition to the trading business, JC is also engaged in forward purchasing and selling of tea to reap the benefit of price fluctuations. Exception में क्या था, to guard against loss. अब वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो क्या चाह रहा है कि वो बेनिफिट अटेन करे, ठीक है, ऑब्टेन करे, इसलिए ये एक्सेप्शन में फॉल नहीं करेगा। In local and international markets, following information has been extracted from the record of JC for the year ended 30 जून 2018। हम कहते हैं 30 जून 2022 क्योंकि हमारा टैक्स ईयर कब का है, 30 जून 22 का है। डिटेल्स ऑफ ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेशन बिजनेस फॉरवर्ड परचेज एंड सेल वर एज फॉलोज। उन्होंने बता दिया है, हम प्रॉपर क्या कर लेंगे, वर्किंग कर लेंगे जी। यहां पर आ जाते हैं जी, ऑटम 18 क्वेश्चन 3 पार्ट सी, ठीक है जी। स्पेक्यूलेशन बिजनेस डाटा क्या किया मैंने जी, डाटा किया मैंने आपको पहले किया मैंने ग्रॉस रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट। हमें रेवेन्यू की जरूरत नहीं है, हम ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। स्पेकुलेशन का आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 10 एंड आपके जो ट्रेडिंग का है वो है 20। ट्रेडिंग या नॉन स्पेकुलेशन सेम ही बात है। हम यहाँ पे क्या लेस करना है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, जो ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हमारी जो हमारे एक्सपेंस हम इनकर किए हैं उसके बारे में क्या कहता है,
टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 7.2 मिलियन। ठीक है, टोटल बता रहा है 7.2 मिलियन। फिर कहता है दिस अमाउंट इंक्लूड्स ए पेनल्टी ऑफ 0.4 मिलियन पेड टू द कस्टम अथॉरिटीज। जी हमने पढ़ा था सेक्शन 21 के अंदर, ये रहा सेक्शन 21, कि अगर आपने कोई पेनल्टी वगैरह पे की है, कोई पेनल्टी वगैरह यहां पर होनी चाहिए, कोई किसी अथॉरिटी को, गवर्नमेंट अथॉरिटी को, अगर आपने कस्टमर को क्यों पेमेंट की होगी, क्योंकि आपने कोई लॉ की वायलेशन की होगी, किसी रेगुलेशन की वायलेशन की होगी, तब अगर आपको पेनल्टी पड़ती है जो आप किसी अथॉरिटी को पे करते हैं तो वो आपको डिसअलाउ हो जाती है। अब मतलब आपको जो एक्सपेंस अलाउ होगा टोटल वो 7.2 माइनस 0.4 मिलियन। ठीक है, अब उसने यहां पर नहीं बताया कि कितना एक्सपेंस हमारा ट्रेडिंग का है एंड कितना हमारा है स्पेकुलेशन का, इसलिए हम क्या करेंगे, अपॉर्चमेंट करेंगे। जो ग्रॉस रेवेन्यू है, सॉरी जो रेवेन्यू आपका है ट्रेडिंग का वो है 400 एंड जो आपका है स्पेकुलेशन का रेवेन्यू वो है 200। अब हम अपॉर्चमेंट किस बेस पे करेंगे, हम पहले करेंगे जी इतना कितना बन गया, ये 200 डिवाइडेड बाई 600 टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय जो आपको टोटल एक्सपेंस अलाउ है 6.8 मिलियन। ये जो आपका एक्सपेंस है ये आप किसके अगेंस्ट नेट करेंगे, ये आप नेट करेंगे, लेस करेंगे अपने स्पेकुलेशन बिजनेस में से। एंड ये जो आपका बनेगा क्या बनेगा, 400 डिवाइड बाई 600 मल्टीप्लाई बाय आपका क्या होगा 6.8। ये आपका एक्सपेंस बन गया ट्रेडिंग बिजनेस का। अब यहां पर आपको गेन कितना आया, 10 माइनस 2.7 7.7 आगे स्पेकुलेशन पर, एंड 20 माइनस 4.5 से आपको आ गया नॉन स्पेकुलेशन पर। देखिए आगे क्या कहता है, असेस्ड कैरीड फॉरवर्ड लॉसेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स आर एज फॉलोज, लॉसेज फ्रॉम ट्रेडिंग बिजनेस, जी लेस लॉसेज, ट्रेडिंग बिजनेस का जो लॉस है आप एडजस्ट करेंगे ट्रेडिंग बिजनेस के गेन के अगेंस्ट। कितनी अमाउंट है 12.8 मिलियन माइनस 12.8। ठीक है, एंड जो आपका लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस है जो आपने कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है वो आप सिर्फ लेस कर सकते हैं लॉस गेन फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। ठीक, अब आपका नेट जो बिजनेस गेन है, नेट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये आपका जो है जी ये आपका अभी भी स्पेकुलेशन पे क्या बचा हुआ, लॉस बच गया है। आपका जो स्पेकुलेशन वाला लॉस है 1.87 वो आपका हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ये जो आपका लॉस है आपका क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एंड जो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी होगी 2.67 होगी। अब आप अगर कोई पूछ यहाँ पे क्वेश्चन हो कि इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी है फॉर टैक्स ईयर 2022, वो आपकी है 2.67। कैरी फॉरवर्ड लॉस कौन से हैं, 1.87 सॉरी 1.87। ठीक है, आपको आपने ये क्या करना है, आपने ये कैरी फॉरवर्ड करना है। अब नीचे कहते हैं कैपिटल लॉसेज इनकर्ड इन 2012 2012। तो आप देखिए जो आपके कैपिटल लॉसेज होते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं 6 ईयर्स के लिए। 2012 में अगर ये कैरी फॉरवर्ड हुआ है, अब कौन सा टैक्स ईयर चल हमने अज्यूम किया है 2022, तो 6 ईयर्स हो गए हैं, तो ये हमारा लॉस ना एडजस्ट हो सकता है ना कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, तो ये हमारा लॉस क्या हो गया, वेस्ट हो गया है। ठीक है, अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है वो हमारा है मिनिमम टैक्स। कि मिनिमम टैक्स क्या होता है, मिनिमम टैक्स क्या होता है। अब हम जाते हैं चैप्टर 4 के अंदर, वहां पर ये कॉन्सेप्ट गिवन है, हम उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बनाकर उसको एक्सप्लेन करके इसको कंक्लूड करते हैं। जी मिनिमम टैक्स चैप्टर 4 जी मिनिमम टैक्स है क्या, मिनिमम टैक्स का ये मतलब है अंडर सेक्शन 113 लॉ कहता है अगर एक कंपनी, ठीक है, या एओपी या इंडिविजुअल, कंपनी सारी इसी में फॉलो करती हैं, लेकिन इंडिविजुअल
having turnover of 100 million rupees or above in tax year 2017 or any subsequent year, and an AOP having a turnover of 100 million rupees or above in tax year or in any subsequent tax year। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये क्या है। लॉ कहता है, हम क्योंकि हमारे सिलेबस में है इनकम इंडिविजुअल एंड एओपी। लॉ कहता है कि एक हमने पढ़ा, हम क्या करते हैं, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम बिजनेस। जो हमने सारा पढ़ा कि हम अकाउंटिंग प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं, जो इनएडमिसिबल एक्सपेंस होते हैं वो ऐड बैक करते हैं, जो एडमिसिबल एक्सपेंस होते हैं वो लेस करते हैं। ठीक है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, नॉर्मल टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है। ठीक है, उस पर हम क्या करते हैं, फिर ये जो रेट्स गिवन है, हमें यहाँ पर जो रेट्स गिवन है हम वो अप्लाई करके अपना टैक्स पेएबल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल बना देता हूँ, एग्जांपल। ठीक है, एक बिजनेस है, उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, सारी वर्किंग करने के बाद वो कितनी है आपकी, मैं कहता हूं कि 5.5 मिलियन। ठीक है, आपने टैक्स रेट अप्लाई किया, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, 5.5 मिलियन इनकम है आपकी, ये फॉल करती है वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड्स 4 मिलियन बट डज नॉट एक्सीड 6 मिलियन। ठीक है, तो आपका टैक्स क्या होगा, टैक्स पेएबल आपका बनेगा 6,20,000। ठीक है, एंड आपकी जो अमाउंट बन रही है 5.5 मिलियन माइनस 4 मिलियन मल्टीप्लाई बाय आपको 30%। जितनी अमाउंट आपकी एक्सीड हो रही है 5.5 मिलियन से, उसका 30%। ये अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली मेरी जो टैक्स पेएबल बनता है वो बनता है, अगर मेरा गेन आता है 55 लाख रुपए का, मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस आती है, उसमें मैंने कितना टैक्स पे करना है, 10,70,000 रुपए टैक्स पेएबल। अभी तक हमने जो पढ़ा है ये उसके अकॉर्डिंगली है। लॉ कहता है कि आपने इस तरह तो वर्किंग करनी ही करनी है, प्रॉपरली आप अपना टैक्स पेएबल कैलकुलेट करना है। अगर कोई इंडिविजुअल है या एओपी है एंड उनका रेवेन्यू, उनका टर्नओवर रेवेन्यू एक्सीड करता है 100 मिलियन से एक टैक्स ईयर में, तो उसने फिर क्या करना है, अगर उसका जो है टर्नओवर है वो एक्सीड करता है 100 मिलियन से, अगर सेल्स मीन सेल्स इज ग्रेटर देन 100 मिलियन मीन 10 करोड़ अगर इंक्रीज करता है, तो उस केस में उसने क्या करना है, उसने ये वर्किंग तो करनी ही करनी है। ठीक है, उसने इसके साथ साथ अपना मिनिमम टैक्स भी कैलकुलेट करना है। मिनिमम टैक्स किस तरह कैलकुलेट करेगा, वो कैलकुलेट करेगा जो उसका रेवेन्यू होगा। ठीक है, जो उसका रेवेन्यू, मैं कहता हूं कि उसका रेवेन्यू है 100 मिलियन 1 रुपया, क्योंकि जो लिमिट है, क्राइटेरिया है वो एक्सीड करेगी है। रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सीडिंग 100 मिलियन। ठीक है, तो आपने उस रेवेन्यू को मल्टीप्लाई करना है, यहां पर रेट्स गिवन है, ये जी रेट्स गिवन है, वेयर दिस सेक्शन अप्लाइज। ठीक है, द एग्रीगेट ऑफ द पर्सन टर्नओवर फॉर द ये शैल बी ट्रीटेड इनकम ऑफ द पर्सन फॉर द टैक्स ईयर। जो उसका अगर रेवेन्यू एक्सीड करता है 100 मिलियन से, तो आपने ये एज्यूम करना है कि उसका जो इनकम कितनी है, 100 मिलियन है। 100 वो जो रेवेन्यू है वही उसकी क्या है, इनकम है। तो और आपने क्या करना है, उस इनकम को मल्टीप्लाई करना है रेट्स के साथ। ठीक है, जो डिपेंड करता है कि आपकी जो डिफरेंट उन्होंने ना कैटेगरीज बता दी हैं, एक इंडस्ट्रीज बता दी हैं, बिजनेसेस बता दिए हैं। मींस अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ऑयल का, पेट्रोलियम का, उस पर मिनिमम टैक्स होगा 0.2%। फॉर एग्जांपल, ये मैं अजम्पशन ले रहा हूं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं बुक्स का, स्टेशनरी का, की ट्रेडिंग का, उस पर आपका मिनिमम टैक्स होगा 0.5%। तो ये आपके जो टैक्स रेट्स हैं ये रेंज करते हैं 1.25 टू 0.2 के परसेंट के बिटवीन। ठीक है, तो आपने, मैं कहता हूं कि मेरी जो इनकम कौन सी है जो फॉल करती है 1.25 में।
ठीक है। ये जी आपने मिनिमम टैक्स वाला रूल अप्लाई करके अगर इंडिविजुअल या एओपी की जो है रेवेन्यू 100 मिलियन से एक्सीड कर रहा है तो तब आपने ये वर्किंग करनी है। ये वर्किंग तो आपने करनी ही करनी है हर केस में, यहां तक आपने करना ही करना है, ठीक है। अगर आपका इंडिविजुअल एओपी के बिजनेस का रेवेन्यू 100 मिलियन से एक्सीड कर रहा है तो तब आपने ये भी वर्किंग करनी है, ठीक है। आपने इस तरह वर्किंग करने के बाद आपके पास आ जाएगा मिनिमम टैक्स, ठीक है। आपके पास क्या आ गया, मिनिमम टैक्स आ गया। अगर आपका मिनिमम टैक्स आपके नॉर्मल टैक्स से ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर रूल क्या है, इफ मिनिमम टैक्स इज ग्रेटर देन नॉर्मल टैक्स देन टैक्स पेबल फॉर द ईयर विल बी मिनिमम टैक्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपका मिनिमम टैक्स इस वर्किंग करने के बाद अब ज्यादा आता है आपके नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी से, तो जो आपका टैक्स पेबल होगा, टैक्स पेबल फॉर द ईयर होगा, वो होगा ग्रेटर ऑफ बोथ। कौन सा है, 12,50,000 रुपए। तो ये आपकी क्या है, टैक्स लायबिलिटी है फॉर द टैक्स ईयर 2022। इफ मिनिमम टैक्स इज less than normal tax, then tax payable for the year will be normal tax payable। मीन जो दोनों में से हायर होगा, ठीक है, लोअर या हायर होगा, आपने वो ट्रीटमेंट करना है। मैं कहता हूं यहां पर जो मेरा रेवेन्यू था, जो टैक्स रेट था वो था 0.5%, क्योंकि हमारी रेंज क्या करिए वेरी कर रही है, कितना है 5 लाख 0.5% के हिसाब से जो मेरा नॉर्मल होगा वही क्या होगा, मेरा टैक्स पेएबल फॉर द ईयर होगा। अब देखें यहां पर मैं पहले एग्जांपल लूं, जहां पर 12,50,000 था, मेरा जो एक्चुअली इनकम थी वो उसके अकॉर्डिंगली मेरा बन रहा था टैक्स 10,70,000 रुपए। लेकिन लॉ ने एक प्रोविजन बीच में ऐड कर दी, मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 113, उसकी वजह से मुझे 2 लाख रुपए ऑलमोस्ट कोई एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। कितना अमाउंट मैंने एक्सेस टैक्स पे किया है, मैंने एक्सेस टैक्स पे किया है 1,80,000 रुपए। क्या ये मुझे रिफंड हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए ना, क्योंकि मेरा टैक्स जो एक्चुअल बनता था वो बनता था 10,70,000 रुपए, लेकिन एक प्रोविजन की वजह से, लॉ में एक पॉइंट की वजह से मुझे 1,80,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया। उसका ट्रीटमेंट है, ये देखें, वेयर मिनिमम टैक्स पेड एक्सीड द एक्चुअल टैक्स पेएबल। जैसे हमारा केस है, यहां पर क्या केस है, मिनिमम टैक्स कितना है 12,50,000 रुपए, एक्चुअल टैक्स कितना है 10,70,000 रुपए। कितना मैंने एक्स्ट्रा पे किया है 1,80,000 रुपए। ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ टैक्स पेड shall be carried forward for the adjustment against tax liability under, जो अगर नेक्स्ट ईयर में हम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, अगर मैं कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर में मैं दोबारा वर्किंग करता हूं, ठीक है, यहां पे जी, अब मैं कहता हूं नेक्स्ट ईयर मेरी जो इनकम थी वो हो गई थी जी 7 मिलियन, और हम सारे रेट लगा लो, क्योंकि रेट हम लगाते हैं यहां पर, क्या रेट हमारा लगता है 7 मिलियन पे, वो लगता है जी 12,50,000, 12,20,000, ठीक है। एंड आपकी जो अमाउंट एक्सीड कर रही है 101 मिलियन से 6 मिलियन से, उसका 35% 0.35, आपकी जो जहां पर टैक्स बन गया वो बन गया 15,70,000 रुपए, ठीक है। मैं कहता हूं मेरा रेवेन्यू साल था ठीक है, ये बन गया 12,51,000 रुपए। अब यहां पर जो मेरा टैक्स पेएबल है वो नॉर्मल टैक्स पेएबल मेरा बन रहा है 15,70,000 रुपए। इसमें से मैं लेस करूंगा जो मेरा कैरीड फॉरवर्ड मिनिमम टैक्स है, कितना था -1,80,000 रुपए, ठीक है। ये बन गया मेरा 13,90,000 रुपए। यहां पर एक और बात, क्या बात, मैं एज्यूम करता हूं मेरा जो रेवेन्यू था वो था ये एग्जैक्ट जी 101 मिलियन था,
उस पर मेरी टैक्स लायबिलिटी बनती है, मैं इसको जी ये बन गई 105 मिलियन थी, ठीक है। इस पे जो मेरा टैक्स बनता है वो अभी भी कम बन रहा है। 1 मिनट सबर करें, इसको हम थोड़ा सा ताकि आपको पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर करना है। 13,62,000 भी बना है, सॉरी फॉर, अच्छा जी 1.15 कर देते हैं जी, क्योंकि पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जी। ये बन गया 14,37,000 रुपए, और मेरा जो नॉर्मल टैक्स बन रहा है वो क्या बन रहा है, एडजस्टमेंट करने के बाद 13,90,000 बन रहा है, ठीक है। मिनिमम टैक्स वाला रूल ही यही है कि मिनिमम आपने 14,37,500 पे करना ही करना है, ठीक है। तो जो मैं मैक्सिमम मिनिमम टैक्स की जो लास्ट वाली की एडजस्टमेंट इस साल कर सकता हूं वो इतनी कर सकता हूं कि मेरा जो टोटल अमाउंट है, मेरा जो टैक्स पेबल बनना चाहिए वो 14,37,500 मिनिमम ही बनना चाहिए। तो किधर गया ये जी, क्या चल रहा है भाई, अच्छा जी ये तो जो मैं मैक्सिमम अमाउंट जहां पर एडजस्ट कर सकता हूं वो मेरी है कितनी, 1,32,500 रुपए। जो रिमेनिंग अमाउंट है, क्योंकि मेरा जो कैरी फॉरवर्ड लॉस जो मिनिमम टैक्स था कितना था, 1,80,000 रुपए। जो मेरा इस साल एडजस्ट हुआ है वो एडजस्ट हुआ है 1,32,500। ये जो अमाउंट है दोबारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी। क्लियर, ये पॉइंट था आपका मिनिमम टैक्स वाला, जो आपका ट्रीटमेंट है जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आपको आई थिंक समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ लें, हम उसको क्या कर लेंगे, एड्रेस कर लेंगे। आपका जो इनकम फ्रॉम बिजनेस है अब सारा कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच।